हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 सितंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज प्लेस इन रशिया यूक्रेन पीस मेकिंग। सुहासिनी हैदर ने आर्टिकल लिखा है, एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे और इस आर्टिकल से कम 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। हो सकता है इसी बार जो मेंस हो रही है, जो आज होने वाला है पेपर, उसमें भी यूक्रेन रशिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, न्यू वाइट रिवॉल्यूशन वेयर इंडिया स्टैंड्स एंड वेयर इट एम्स टू बी। वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के द्वारा अनाउंस किया गया है। सो इस नए रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और जो करंट स्टेटस है इंडिया के डेयरी सेक्टर का उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, रिजेक्ट। ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। कई बार डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंटली कैबिनेट ने ये जो प्रपोजल था रामनाथ कोविंद कमेटी का, जो उनकी रिकमेंडेशन थी, उसे अप्रूव कर लिया है और वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड जो ड्राफ्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। सो इसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी होगी। मोर में आप क्लिक करेंगे और डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया प्लेस इन रशिया यूक्रेन पीस मेकिंग। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। टोटल प्री के पर्सपेक्टिव से 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसे मैं हाईलाइट करूंगा जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं तीनों को अच्छे से लिख लेता, अच्छे से नोट्स बना लेता और रट भी लेता। मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक मेंस का क्वेश्चन हम प्रिपेयर करते ही हैं, तो मेंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस आर्टिकल से एड्रेस हो सकता है और आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। डिस्कस द इंडियाज पोजीशन एज अ मीडिएटर इन रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, इवेल्युएट द चैलेंजेस एंड द डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज दैट इंडिया कैन अडॉप्ट। तो चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, डोमेस्टिकली इंडिया क्या चैलेंज फेस कर रहा है और इस कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इसे अगर इंडिया एज अ मीडिएटर रिजॉल्व करना चाहता है। सो ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किए जाएंगे। आर्टिकल सुहासिनी हैदर ने लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखती हैं ये, जर्नलिस्ट हैं द हिंदू में ही, और इनके आर्टिकल हमेशा पढ़ने लायक होते हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल। 2 years after the government of India held that Europe's problem are not the world's problem, to distance New Delhi from the theater of Russia-Ukraine war, speculation about its determination to resolve the war has gained traction. Prime Minister Modi visit to Moscow and Kiev, a possible meeting with the Ukrainian President Zelensky at the United Nations next week, and with the Russian President Putin at the BRICS summit next one, as well as the travel of NSA Ajit Doval and External Affairs Minister, all point in this direction. सो 2 साल पहले हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है, और इंडिया ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट से। लेकिन रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इंडिया अब इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहता है एज अ मीडिएटर। रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन विजिट करने गए थे। उसी समय पर इंडिया से NSA और आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रशिया गए थे, जहां उन्होंने इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट है यूक्रेन की उसके बारे में डिस्कशन किया है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। सो कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया जो है सारे जो प्लेयर्स हैं उनसे लगातार इंगेज कर रहा है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में। इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बाइडन को भी कॉल किया था और उन्हें भी ब्रीफ किया ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें जो सारी वार्तालाप हो रही है उसके बारे में। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हर प्लेयर से इंडिया लगातार इंगेज कर रहा है, और ये सारी चीज़ सिर्फ एक तरफ जो है पॉइंट कर रही है कि इंडिया एज अ इंटरलोकेटर और मीडिएटर इस कन्फ्लिक्ट में रोल अदा कर रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि इंडिया
किस लेवल तक के एज अ पीस मेकर और एज अ मीडिएटर अपना रोल अदा कर सकता है और क्या बेस्ट सॉल्यूशन इस कन्फ्लिक्ट के लिए दे सकता है, इसी के बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है। और क्या क्या इंडिया के लिए चैलेंजेस होंगे जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले वाई इंडिया, क्यों इंडिया एज अ मीडिएटर ये कन्फ्लिक्ट में अपना रोल अदा कर सकता है, क्यों बेस्ट सूटेड ये कंट्री है। सो इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, India advantages and reason for playing such a role are many. It is one of the few countries that is engaging both sides of the geopolitical schemes over Ukraine, that is the West as well as Eurasian leadership. So India one of the unique country है जो कि वेस्टर्न कंट्री के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखा है और यूरेशियन कंट्री या फिर बोल सकते हैं यूरोप और एशिया का जो पार्ट कंट्रीज़ है जैसे कि रशिया हो गया, उसके साथ भी इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। क्वाड में भी इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है और ब्रिक्स का भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। सो इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और सारी कंट्रीज़ के साथ उसकी वार्तालाप है जो कि इस कन्फ्लिक्ट में एंगेज्ड हैं। इंडिया लॉन्ग हेल्ड बिलीव ऑन द नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विच मोदी गवर्नमेंट हैज़ लार्जली कैरी फॉरवर्ड ड्यूरिंग द वॉर with its abstention vote at the United Nations and refusal to accept Western section help its image as a honest broker और मीडिएटर। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की हमेशा से फॉरेन पॉलिसी में जो नॉन अलाइनमेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है। इंडिया हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सीख करता रहा है, किसी एक साइड को इंडिया ने फेवर कभी भी नहीं किया है। नेशनल इंटरेस्ट हमेशा से इंडिया के लिए प्रायोरिटी रही है जो कि इस वॉर में भी देखने को मिली। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट जैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक सैंक्शंस करे थे, इंडिया ने इकोनॉमिक सैंक्शंस को मानने से मना कर दिया और यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई थी उसमें भी इंडिया ने एब्सटेंशन दिखाया, उसमें भी वोटिंग नहीं की। सो कहीं ना कहीं जो दोनों साइड है वो इंडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है एक ऑनेस्ट मीडिएटर का काम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, India is important voice for Global South and it succeeded in ensuring its G20 presidency focused on war outcomes such as energy, food security that matter to developing world rather than the war itself. India जो है ग्लोबल साउथ का लीडर इमर्ज हुआ है। सो कहीं ना कहीं इंडिया ने जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है उसके इंटरेस्ट के लिए जो कि इस वॉर से खतरे में थे उसको बचाने का काम किया है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी जैसे इशू हो या फिर एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो। और इंडिया जो है रशिया से जो ऑयल है उसका इंपोर्ट बढ़ा चुका है, 6 फोल्ड इंक्रीज हुआ है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट में फ्रॉम रशिया इन देयर बायलेटरल ट्रेड। और इंडिया का ये कहना है कि इंडिया प्रॉफिट रिंग नहीं कर रहा है, इंडिया अपना जो लीडरशिप है जिसमें G20 कंट्रीज़ को उसे फूड सिक्योरिटी इशू और एनर्जी सिक्योरिटी इशू से बचाना है, खुद की पॉपुलेशन को बचाना है, इसी प्रिंसिपल को वो आगे बढ़ा रहा है। सो इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर इमर्ज हुआ है एज अ लीडर, एक बड़ी सुपर पावर बनकर इमर्ज हो रहा है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है, मिस्टर मोदी वुड नो डाउट लाइक टू बिल्ड अ ग्लोबल लेगेसी मच लाइक इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू was able to do by mediating between the USSR and Austria for the withdrawal of Soviet troops in exchange for the policy of neutrality and by India's leading international effort and UN Commission on Wars in Korea, Vietnam and Cambodia. सो ऑब्वियस है कि मोदी जी का थर्ड टर्म चल रहा है, वो भी अपनी ग्लोबल लेगेसी बिल्ड करना चाहेंगे जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था यूएसएसआर एंड ऑस्ट्रिया कन्फ्लिक्ट में, एज अ मीडिएटर का रोल अदा किया था। इसके अलावा इंडिया ने कई सारे यूनाइटेड नेशन कमीशन को लीड किया है, जैसे कि कोरिया वॉर थी, वियतनाम वॉर थी एंड कंबोडिया वॉर थी। इन वॉर्स में भी, इन कन्फ्लिक्ट्स में भी इंडिया का रोल एज अ मीडिएटर रहा है। सो इंडिया के पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी लेगेसी भी बिल्ड करना चाहेंगे। सो इन रीजंस के कारण इंडिया बेस्ट सूटेड है। सो ये 3 रीज़न हो जाएंगे कि क्यों आखिर इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो कि मीडिएटर का रोल अदा कर सकती है। नाउ बात कर लेते हैं चैलेंजेस। इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे एज अ मीडिएटर, है ना। अगर आप मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं तो क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, शुरू करते हैं।
The government would need a thorough assessment of the situation, beginning with the study of the state of war in Ukraine. Russia troops remain entrenched in about one-sixth of the territory of the country for more than 2 years now. सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को जो सिचुएशन है उसे प्रॉपरली थॉरोली असेस करना होगा और समझना होगा कि जो वॉर है वो अपनी किस स्टेज पर है। रशिया के जो ट्रूप हैं उन्होंने 1/6 ऑफ द टेरिटरी में ऑलरेडी कब्जा करके रखा है यूक्रेन की। बाकी जो बचा हुआ एरिया है उस पे अपना जो ग्राउंड है वो बचाने में यूक्रेन फोर्सेस कामयाब रही है। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह का स्टेटस को चेंज तभी हो सकता है जब वॉर में मैसिव एस्केलेशन हो, जब रशिया जो है और आगे तेज़ी से एग्रेसिवली बढ़े या फिर यूक्रेन जो है अपने जो एरिया है उसको बचाने के लिए आगे एग्रेसिवली बढ़े। एस्केलेशन इज़ वॉर जब तक नहीं होगा तब तक के स्टेटस को में बदलाव आना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि जो यूक्रेन है उन्होंने रिसेंटली रशिया की टेरिटरी कुरुस्क कुरुस्क को ऑक्यूपाई किया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कुरुस्क प्लेसेस इन न्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है। कहाँ पर है ये? रशिया में है। प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। रिसेंटली जो ज़ेलेंस्की है उन्होंने रशिया के कुरुस्क को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, लेकिन कहा है कि ये सिर्फ बार्गेनिंग चिप और लेवरेज की तरह वो यूज़ करेंगे इन अ फ्यूचर नेगोशिएशन। Mr. Zelensky will be seeking a further escalation Western permission for the long-range Storm Shadow missile, an army tactical missile system for airstrike deep inside the Russia, which he believes is receiving lethal weaponry from Iran and नॉर्थ कोरिया। मिस्टर जो ज़ेलेंस्की है वो आने वाले समय में क्या कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री से लॉन्ग रेंज स्टॉर्म शैडो मिसाइल और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने के लिए और रशिया के अंदर डीप इनसाइड द रशिया एयर स्ट्राइक करने के लिए। ये जो दोनों मिसाइल्स हैं, है ना, इनके बारे में आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अभी जो करंट सिचुएशन है वो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई जा रही है, जिसकी प्रॉपर स्टडी इंडिया को करने की ज़रूरत है। पुतिन ने क्या कहा है? पुतिन ने कहा है कि अगर वेस्ट परमिशन दे देता है इस मिसाइल का यूज़ करने का तो ये डायरेक्टली नाटो और रशिया के बीच में डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। चीज़ें और बदल भी सकती है। कैसे बदल सकती है? मान लीजिए जो नवंबर 5 में यूएस इलेक्शन हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं, जिनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो सपोर्ट है यूक्रेन को जो कर रहा है उसे कर्टेल कर सकता है, कम कर सकता है, और चीज़ें और ख़राब भी हो सकती है अगर कमला हारिस जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट बनती हैं, तो फिर यूएस अपना सपोर्ट लगातार कंटिन्यू करते रहेगा। ये आपका क्या है? ग्राउंड सिचुएशन है जिसे प्रॉपरली असेस करने की ज़रूरत है इंडिया को। ये सबसे पहला चैलेंज होगा। नेक्स्ट क्या है? न्यू दिल्ली वुड नीड टू ऑफर इट्स ओन प्रपोजल फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और डी एस्केलेशन, टेकिंग इन टू अकाउंट दैट देयर आर ऑलरेडी अ नंबर ऑफ प्रपोजल इन द अरेना और ऑफ विच हैव बीन रिजेक्टेड बाय वन साइड और द अदर। न्यू दिल्ली को अपना एक यूनिक प्रपोजल जो है सामने रखना पड़ेगा फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और डी एस्केलेशन। लेकिन इसके पहले जितने भी पीस प्रपोजल्स आए हैं जो कि सब फेल हुए हैं उसकी भी प्रॉपर स्टडी और असेसमेंट करने की ज़रूरत है। पहले जो पीस डील्स आई हैं और फेल हुई हैं उसमें क्या क्या कमियां थी उसे प्रॉपरली असेस करें और उसके बाद एक यूनिक प्रपोजल इंडिया को रखने की ज़रूरत है। इसके पहले कौन कौन से पीस डील्स आई थी, प्रपोजल्स आए थे जिसे पुतिन ने या फिर ज़ेलेंस्की ने रिजेक्ट किया है, वो देख लेते हैं और ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, यहाँ से आपको प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि Mr. Putin rejected the Bergenstock Communique that India also disassociated from, which dwelt on the issue of nuclear safety, humanitarian access and the exchange of prisoners. इसके पहले जो पुतिन है उन्होंने बर्गन स्टॉक कम्युनिक को रिजेक्ट किया है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बर्गन स्टॉक कम्युनिक इज़ रिसेंटली इन द न्यूज़, और क्या आपको जो है ये 4 ऑप्शन है जो कि इसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये जो बर्गन स्टॉक कम्युनिक है ये एक पीस प्रपोजल था यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट में, जो कि किन इशू से डील कर रहा था? न्यूक्लियर सेफ्टी, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स। इंडिया ने अपने आप को
इस पीस प्रोसेस से दूर कर लिया था, अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया था। सो सेकंड स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है। मिस्टर जेलेंस्की रिसेंटली रिजेक्टेड द 6 पॉइंट ब्राज़ील चाइना जॉइंट प्रपोजल दैट प्रपोज द सेम मेजर्स टुवर्ड्स द पाथ ऑफ डी एस्केलेशन। मिस्टर जेलेंस्की ने 6 पॉइंट ब्राज़ील और चाइना जॉइंट प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है 6 पॉइंट चाइना ब्राज़ील जॉइंट प्रपोजल किस कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। सो यूक्रेन रशिया ऑप्शन में आ जाएगा, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, साउथ सूडान कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन बना के पूछे जा सकते हैं। इंडिया ने 4 प्रिंसिपल जो है अपने पॉइंट आउट किए हैं जिसके थ्रू वो इस प्रोसेस में एज अ मीडिएटर का काम करेगा। पहला प्रिंसिपल है दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, there are no solution on the battlefield, Russia must be at the table for the talks and India is concerned and engaged to find a resolution to the conflict. So 4 पॉइंट प्रिंसिपल तो ज़रूर है, 4 पॉइंट प्रिंसिपल भी आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। 4 पॉइंट प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। सो ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो 4 पॉइंट प्रिंसिपल इंडिया ने एनलिस्ट तो कर रखा है, लेकिन अभी तक इंडिया के पास एक कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है एंड इंडिया विल नीड टू वर्क ऑन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑफ इट्स पाथ टू पीस। सो ये इंडिया का सेकेंड चैलेंज रहेगा। एक कॉन्क्रीट प्रपोजल की इंडिया को ज़रूरत है, ये देखते हुए कि पिछले जितने भी प्रपोजल रहे हैं वो सारे रिजेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू स्टडी व्हाट इंडिया रोल वुड बी, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इंडिया का रोल कितना होना चाहिए। रिसेंटली जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है उन्होंने इंडिया के लिए कहा है कि इंडिया इज़ सिंपली टू लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट अ कंट्री टू सीक अ रोल टू बी अ मैसेंजर बिटवीन मॉस्को एंड कीव। इंडिया जो है मैसेंजर की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक सुपर पावर बनने वाली है। सो इंडिया का के लिए एज अ मैसेंजर रोल बहुत छोटा रोल रहेगा। तो इंडिया को अपना रोल भी डिफाइन करना होगा कि इंडिया कितना जो है इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है एज अ पीस मेकर और एज अ मीडिएटर। अ लार्जर रोल विड इम्प्लाई इंडिया सर्विंग एज अ मीडिएटर और इवन द होस्ट फॉर द सबमिट बिटवीन द टू साइड्स। सो लार्जर रोल का मतलब इंडिया मीडिएटर की तरह काम कर सकता है और दोनों कंट्रीज के लिए एक सबमिट भी होस्ट कर सकता है। दिस इज एन एक्सरसाइज दैट विल रिक्वायर इंडिया टू यूज इट्स हेफ्ट, diplomatic goodwill and other resources apart from intensified travel by the official. So इस एक्सरसाइज के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रखेंगे, डिप्लोमेटिक गुडविल लगेगी और बहुत सारी चीज़ें इंडिया को अपना इसमें देना पड़ेगा। सो इंडिया को चूज़ करना पड़ेगा कि कितना उसे इस रिजोल्यूशन में अपने आप को इन्वॉल्व करना है क्योंकि काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया डोमेस्टिकली। इंडिया डोमेस्टिकली क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है, मैंने आपको बताया। एट अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट इज डीलिंग विद इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग मणिपुर, revving up the economy through international engagement, regional turbulence, and a host of other important issues, it could justifiably question the need to spend its resources on this conflict. So बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, मणिपुर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया की इकॉनमी उतनी तेज़ी से जो है ग्रो नहीं कर रही है। 7% इज़ गुड पर स्टिल डबल डिजिट इकॉनमी ग्रोथ जो चाहिए इंडिया के लिए वो नहीं आ पा रही है। इसके अलावा रीजनल टर्बुलेंस चल रहा है, बांग्लादेश गया, म्यांमार गया, नेपाल से रिलेशन ऊपर नीचे होते रहते हैं, मालदीव्स चला गया है। सो आसपास की कंट्री जो है इंडिया के साथ इंडिया के रिलेशन ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। सो रीजनल टर्बुलेंस चल रहा है और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे इशू हैं। सो इंडिया अपनी इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज इस कन्फ्लिक्ट में दे, क्या ये सही है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इससे ज़्यादा कैजुअलिटी तो इसराइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में है, उससे ज़्यादा कैजुअलिटी तो जो सिविल वॉर चल रही है सूडान में, तो उसमें इंडिया क्यों इंटरफेयर नहीं कर रहा है? क्यों उसमें इंडिया एज अ मीडिएटर का रोल अदा नहीं कर रहा है? सो विच कन्फ्लिक्ट इंडिया चूजेस टू इंटरवीन इज पोजेस अ चैलेंज। तो कौन से कन्फ्लिक्ट में इंडिया को एज अ मीडिएटर काम करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इफ़ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर इंडीड द ओनली वे फॉरवर्ड, then it is difficult to account for Modi government refusal to consider an opening with Pakistan for example। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई अगर डायलॉग और डिप्लोमेसी ही ओनली वे फॉरवर्ड है तो आप पाकिस्तान के साथ दोबारा से बात करना शुरू क्यों नहीं कर देते? सो ये तीन आपके डोमेस्टिकली इंडिया चैलेंज फेस कर रहा है जब भी वो एज अ मीडिएटर का रोल अदा करेगा इस कन्फ्लिक्ट में।
Eventually, the balance of push and pull factor will decide how far India will go as a peacemaker in the war. जो पुश एंड पुल फैक्टर होंगे वो डिसाइड करेगा कि इंडिया कितना इन्वॉल्व होगा एज अ पीस मेकर इन द वॉर. द वेस्ट एंड द ईस्ट, द ग्लोबल नॉर्थ एंड द साउथ, एज द ओनली कंट्री डेट इज़ अ मेंबर ऑफ बोथ क्वाड एंड द ब्रिक्स, इंडिया इज़ यूनिकली पोजिशन. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इंडिया स्वीट स्पॉट पे है, यूनिक पोजीशन में है. वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध है, यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध है. सब जानते हैं इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में. इंडिया की जो रिसेंटली रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है यूएस के बारे में, उसके बारे में पता है. क्वाड का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, सो यूनिकली पोजीशन है. लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो इस डील, ये जो अभी तक की डील हो रही है या फिर जो पीस मेकर प्रोसेस चल रही है, उसमें अभी तक के सिर्फ और सिर्फ फेलियर देखा है. तो इसमें भी हो सकता है कि इंडिया फेल हो जाए, लेकिन स्टिल इंडिया को ट्राई करना ज़रूरी है. लास्ट में एक कोटेशन दिया है जिसे आपको लिखना है, आप अपनी कंक्लूजन में इसे यूज़ कर सकते हैं. हिस्ट्री टीचेस अस दैट मैन एंड नेशन only behave wisely once they have exhausted all the other alternatives. So ये आपके लिए कोटेशन हो जाएगा, बड़ा अच्छा कोटेशन है, इसे प्लीज़ लिख लीजिए, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यू वाइट रिवॉल्यूशन वेयर इंडिया स्टैंड्स एंड वेयर इट एम्स टू बी. यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है. GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS1 के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के बारे में बात करेंगे. शुरू करते हैं आर्टिकल. ऑपरेशन फ्लड लॉन्च इन 1970 ushered in the White Revolution and transformed the dairy sector in India. On Thursday, Union Home Minister and Corporation Minister Amit Shah announced plan for White Revolution 2.0. What is the big picture currently in India's dairy sector and what is the objective of the government new initiative? ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे. ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, जिसके थ्रू जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी. 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जिसके थ्रू हमने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया था, और वाइट रिवॉल्यूशन के थ्रू मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया था और डेयरी सेक्टर जो इंडिया का है उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई थी. अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है उन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 अनाउंस किया है. सो करेंटली इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और अभी जो डेयरी सेक्टर का प्रेजेंट स्टेटस है, प्रेजेंट सिनेरियो है, उसके बारे में बात करेंगे. ये दोनों एस्पेक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. सबसे पहले स्कीम की बात कर लेते हैं और उसके बाद जो डेयरी सेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में. शुरू करते हैं. The idea of White Revolution 2.0 revolves around the cooperative society, which were also bedrock of Operation Floods 5 decades ago. So जो White Revolution 2.0 रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया है, उसका जो आइडिया है वो किसके अराउंड रिवॉल्व होने वाला है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के. और जो ऑपरेशन फ्लड पाँच दशक पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था, वो भी किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा था? आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके जो मिल्क का प्रोक्योरमेंट है, मिल्क का प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज़ किया गया था. अमूल के बारे में हम जानते हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है डेयरी सेक्टर की. सो उसकी शुरुआत 1970s के अराउंड ही हुई थी. ऑपरेशन फ्लड से उसे इम्पेटस मिला और आज जो है आप देख सकते हैं कि अमूल के दूध ऑलमोस्ट सारे अर्बन एरियाज़ में आपको मिल जाएंगे. सो इसी तरह से हम वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के थ्रू जो कोऑपरेटिव्स हैं उसका कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं. डेयरी कोऑपरेटिव प्रोक्योर्ड 660 लाख kg ऑफ मिल्क पर डे इन 23-24. गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ करके 1007 लाख kg पर डे प्रोक्योर करना चाहती है. सो प्रोक्योरमेंट बढ़ाना चाहती है बाय 28 एंड 29. 660 से 1007 लाख kg पर डे ऑफ मिल्क हैज़ टू बी प्रोक्योर्ड बाय डेयरी कोऑपरेटिव्स बाय 28 एंड 29. और इसी के लिए सरकार ने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की है और इसी के थ्रू, इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो कोऑपरेटिव है उसका एक्सपांशन किया जाएगा और उसकी रीच बढ़ाई जाएगी. वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 विल इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव बाय 50% ओवर द नेक्स्ट 5 years
by providing market access to dairy farmers in uncovered areas and increasing the share of dairy cooperative in the organized sector. So जो वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डेयरी कोऑपरेटिव्स का प्रोक्योरमेंट है अगले 5 साल में उसको 50% इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करके डेयरी के जो फार्मर्स हैं उनके लिए उन एरियाज़ में जहाँ पर अभी तक के इनकी रीच नहीं पहुँच पाई है, और जो डेयरी कोऑपरेटिव है उनका ऑर्गेनाइज सेक्टर में शेयर बढ़ा करके ये टारगेट अचीव किया जाएगा। This will also generate employment and contribute to empowerment of women in the process। ये जो वाइट रिवॉल्यूशन 2 है इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और महिलाओं का भी एम्पावरमेंट होगा। फार्मर की इनकम भी इंक्रीज़ होगी, जो फार्मर की इनकम डबल करना चाहती है सरकार उसमें भी हेल्प मिलेगी। अब स्कोप ऑफ एक्सपांशन की बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन 2021 में क्रिएट की गई थी और इसका मेन फोकस था expanding the network of cooperatives, in particular dairy cooperatives। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का जो मेन फोकस एरिया था वो था कि किस तरीके से हम नेटवर्क ऑफ कॉपरेटिव्स को इंक्रीज करें, एक्सपांड कर सके, स्पेशली जो डेयरी कॉपरेटिव्स हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड विच इज़ अ रेगुलेटर ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया, डेयरी कॉपरेटिव्स ऑपरेट इन अराउंड 70% ऑफ द कंट्री डिस्ट्रिक्ट। सो जो NDDB है जो कि रेगुलेटर है डेयरी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की, वो नोडल एजेंसी है जो रेगुलेट करती है, उसके अकॉर्डिंग जो डेयरी कोऑपरेटिव है वो इंडिया के 70% डिस्ट्रिक्ट में आज के समय में ऑपरेट कर रही है। देयर आर अबाउट 1.7 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विच कवर अराउंड 2 लाख विलेज विच इज़ 30% ऑफ टोटल विलेजेस इन द कंट्री। टोटल 1.7 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया में जो कि 2 लाख विलेजेस को कवर कर रहे हैं, जो कि टोटल विलेजेस का 30% है, और 22% ऑफ प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को कवर किया जा रहा है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा। दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोक्योर अबाउट 10% ऑफ कंट्री मिल्क प्रोडक्शन एंड 16% ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहे हैं ये काफ़ी कम है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो टोटल जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका सिर्फ 10% प्रोक्योर कर रही है, और मार्केट में जितना आ रहा है उसका 16% प्रोक्योर कर रही है। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा मार्केट में नहीं आता है। बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं वो अपने यूज़ के लिए भी मिल्क को रख लेते हैं और मार्केट में काफ़ी कम जो है मिल्क पहुंच पाता है। तो जितना मार्केट में पहुंच रहा है उसका 16% प्रोक्योर कौन कर रहा है, आपके कोऑपरेटिव्स कर रहे हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपांशन किया जा सकता है। इन द स्टेट ऑफ गुजरात, केरला, सिक्किम एंड यूटी ऑफ पौंडीचेरी मोर देन 70% ऑफ विलेजेस आर कवर्ड बाय डेयरी कोऑपरेटिव। सो पौंडीचेरी हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पर जो डेयरी कोऑपरेटिव्स है उनकी रीच बहुत अच्छी है। लगभग 70% जो विलेज है इन एरिया में उसे डेयरी कोऑपरेटिव्स ने कवर करके रखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये कुछ ऐसे स्टेट एंड यूटीज़ हैं जहाँ पर कवरेज काफ़ी कम है, 10 से 20% है। वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कुछ और नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे स्टेट हैं वहाँ पर तो जो कवरेज है विलेजेस का वो और भी कम है, 10% से भी कम देखने को मिल रहा है। सो ये जो ऐसे स्टेट हैं यहाँ पर कवरेज एक्सपांशन किया जा सकता है। नाउ कवरेज एंड फंडिंग की बात कर लेते हैं। NDDB has drawn up an action plan to establish about 56,000 new multipurpose dairy cooperative society over the next 5 years। सो जो टारगेट है वो क्या है NDDB का, लगभग 56,000 न्यू मल्टीपर्पज़ डेयरी कोऑपरेटिव बनाया जाएगा इन द नेक्स्ट 5 years, एंड टू स्ट्रेंथन द 46,000 एग्जिस्टिंग विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग मोर एडवांस मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एग्जिस्टिंग 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि विलेज लेवल पर बनाई गई है, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग मोर एडवांस प्रोक्योरमेंट एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बेहतर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिया जाएगा और बेहतर तरीके से मिल्क प्रोक्योर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द न्यू DCS विल बी एस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड उड़ीसा। जो नए आपके डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी आने वाली है वो ज़्यादातर कहाँ पर खोली जा रही है, वो ज़्यादातर
उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है एनडीडीबी ने एक पायलट प्रोजेक्ट फरवरी 2023 में ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और अब इसी को एक्सपांड किया जा रहा है थ्रू वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 स्कीम, जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ने अनाउंस की है। बल्क ऑफ द फंडिंग फॉर द वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 विल कम थ्रू द नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0, अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सो जो बल्क ऑफ फंडिंग होगी वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की, वो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0 स्कीम के थ्रू ही मिलेगी। सो यहाँ पर जो करंट स्कीम है उसे सबस्यूम किया गया है इस स्कीम के अंदर। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आती है। Sources in the Ministry of Cooperation said the target for White Revolution 2.0 have been subsumed under the proposed स्कीम। सो इस स्कीम के अंदर ही जो वाइट रिवॉल्यूशन के टारगेट हैं उसे सबस्यूम कर दिया गया है। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू सेट अप विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, चिलिंग फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू विलेज लेवल प्रोक्योरमेंट सिस्टम डेवलप होगा, चिलिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाएगी, है ना, जहाँ पर हम जो दूध है उसको कोल्ड स्टोरेज में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी फार्मर्स की। नेक्स्ट है असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू 1000 मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एट द रेट ऑफ 40,000 पर MPACS फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ NDDAB। सो 1000 मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन्हें 40,000 रुपीज़ दिया जाएगा NDDB के द्वारा, ये सारी जो फैसिलिटीज़ है इसको लगाने के लिए, जो चिलिंग फैसिलिटीज़ है, जो प्रॉपर प्रोक्योरमेंट सिस्टम है और कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, मिल्क सिनेरियो इन इंडिया। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा यार, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको प्री में ये पूछा जाए। EPFO का एग्ज़ाम था APFC का, तब एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था, लेकिन अभी तक UPSC में नहीं आया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड top milk producer with the production having reached 230.58 million tons during 22-23. In 1951-52 the country produced just 17 million ton of milk. So 1951-52 में देखें तो केवल 17 मिलियन टन ऑफ मिल्क इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था। आज 2022-23 में ये 230.58 मिलियन टन्स पहुंच चुका है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है मिल्क का टॉप प्रोड्यूसर है। द एवरेज यील्ड हाउएवर ओनली 8.55 kg पर एनिमल पर डे फॉर एक्जोटिक क्रॉस ब्रीड एनिमल्स एंड 3.44 kg पर एनिमल पर डे फॉर इंडिजिनस एंड नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स। सो जो एवरेज यील्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कैटल्स हैं, बहुत सारे बफेलोज़ हैं और बहुत सारे काउज़ हैं, गोट्स हैं, जिसके थ्रू मिल्क प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप एवरेज यील्ड की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर क्रॉस ब्रीड एनिमल है ना, जो जिसको हमने पर्टिकुलरली मिल्क प्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग की हुई है, उसका जो यील्ड है वो 8.55 kg पर एनिमल पर डे है, और इंडिजिनस वैरायटी वाले जो एनिमल हैं उसकी यील्ड 3 से 4 kg के आसपास है पर डे। द यील्ड इन पंजाब इज़ 13.49 kg पर एनिमल पर डे बट ओनली 6.3 kg पर एनिमल पर डे इन वेस्ट बंगाल। सो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी कम है। अलग अलग स्टेट में ये यील्ड अलग है। सो यील्ड उतनी ज़्यादा नहीं है, टॉप प्रोड्यूसर ज़रूर हैं लेकिन यील्ड कम है। द नेशनल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज़ 459 ग्राम पर डे विच इज़ हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 323 ग्राम पर डे। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मिल्क इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, 450 ग्राम पर डे के अराउंड है, और ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वो 323 ग्राम पर डे है। सो इंडिया की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो ग्लोबल एवरेज से तो कहीं ज़्यादा है। हालांकि स्टेट वाइज ये नंबर वेरी करता है, जैसे कि पंजाब में जो अवेलेबिलिटी है वो 1283 ग्राम के आसपास है, महाराष्ट्र में 329 ग्राम के आसपास है। सो अलग अलग स्टेट में भी ये चीज़ें वेरी करती है। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट्स आर यूपी, जहाँ पर 15% जो है मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र
प्रदेश। ठीक, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है। यूपी सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर एमपी आ जाएगा, फिर गुजरात एंड देन फिर आंध्र प्रदेश। टोटल ये 5 स्टेट मिल करके हाफ ऑफ द कंट्री टोटल मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 31% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इंडिजिनस बफेलो, फॉलोड बाय 29% कम्स फ्रॉम क्रॉस ब्रेड कैटल। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो भैंस कर रही है, भैंस के थ्रू हो रहा है, इंडिजिनस बफेलोस। और वो बफेलोस जो कि इंडिजिनस हैं, देसी भैंसें हैं, है ना, क्रॉस ब्रीड नहीं किया गया है। सो 31% देसी जो आपकी बफेलोस हैं उनके थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, और 29% जो प्रोडक्शन है वो क्रॉस ब्रीड कैटल के थ्रू किया जा रहा है। नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोस contribute 12.87%, indigenous cattle 10.73%, and non-descript cattle contribute 9.51%. So non-descript buffaloes क्या होते हैं? Non-descript buffaloes are a category of buffaloes that are either crossbred, a mix of different breeds, और हैव नॉट येट स्टडीड और डिस्क्राइब्ड। ज़्यादातर जो नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोज हैं वो रीजन के हिसाब से उसके नाम होते हैं। ठीक, तो या तो इसकी स्टडी नहीं की गई है, या फिर ये ऑलरेडी क्रॉस ब्रीड हैं लेकिन हमें पता नहीं है, या फिर कई सारी जो डिफरेंट ब्रीड है उसका ये मिक्सचर है। सो नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोज कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 12.87%। तो आपको यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिजिनस बफेलो का है, उसके बाद जो है क्रॉस ब्रीड कैटल का है, एंड देन आपका नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोस, देन आपका इंडिजिनस कैटल, एंड देन नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल। ये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो शेयर ऑफ गोट मिल्क है वो केवल 3.30% है, और जो एक्जोटिक काउज हैं वो 1.86% है। वाइल द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 187.75 मिलियन टन्स इन 2018-19 टू 230 मिलियन टन्स इन 2022-23। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन केम डाउन फ्रॉम 6.47% टू 3.83 ड्यूरिंग दिस पीरियड। टोटल मिल्क प्रोडक्शन तो ज़रूर बढ़ा है 2018-19 से 2022-23 के बीच में, 187.75 से 230.58 मिलियन हो गया है, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो 6.47 से गिर करके 3.83 पर पहुंच गया है इस पीरियड में। About 63% of total milk production comes to the market. The remaining is kept by the producer for their own consumption. About 2/3 of the marketable milk is in the unorganized sector. In the organized sector, the cooperative accounts for the major share. So total milk production जो market में आता है वो 63% है ना। बाकी जो आपका 37% है वो प्रोड्यूसर अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। 63% मार्केट में आ रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें तो 2/3 जो है प्रोक्योरमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है, और जो 1/3 ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मेजर शेयर कंट्रोल कर रही है। सो ये हमारा ऑलमोस्ट डेटा बेस्ड आर्टिकल हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिजेक्ट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेंस में ऑलरेडी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, इसके बारे में बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट वुड क्लियर द प्लान फॉर वन नेशन वन इलेक्शन हैविंग एक्सेप्टेड द रामनाथ कोविंद कमिटी रिपोर्ट anonymously recommendation was foretold. Looking back, it has been on the cards ever since Prime Minister Modi advocated one nation one election in his independence speech from the ramparts of Red Fort this August 15. So recently जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्लान है उसे अप्रूव कर दिया है, और रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी बनाई गई थी उनकी जितनी भी रिकमेंडेशन थी उसे अनॉनमसली एक्सेप्ट कर लिया गया है। सो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएगी जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। ये पॉइंट प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, सो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आपको
स्पेशल मेजॉरिटी भी लगेगी। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 272 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की आपको रेटिफिकेशन लगेगा। और जो स्टेट का रेटिफिकेशन होता है, जो अप्रूवल प्रोसेस होती है, वो जो स्टेट के लेजिस्लेचर है उसके थ्रू होती है, और आपको वहाँ पर जो मेजॉरिटी लगेगी वो सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। जो रामनाथ कोविंद कमेटी है वो सितंबर 2023 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, लेकिन इसका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो इस तरीके से दिया गया था कि जो कमेटी है उनको वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी चेक नहीं करना था, उन्हें ये चेक करना था, उन्हें ये सजेशन देना था कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इट्स 8 मेंबर हैड आइदर ओपनली एक्सप्रेस देयर सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस पोर और वर सीन टू बी ब्रॉडली इन ट्यून विद द गवर्नमेंट एंड इट्स फेवर्ड प्रोजेक्ट। जितने भी मेंबर थे ऑलरेडी पहले ही एग्री करते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए, जो साइमल्टेनियस पोल है वो होना चाहिए। ये सारे के सारे मेंबर इससे ऑलरेडी ट्यून करते थे। The stated mandate of the committee was to find ways to implement a proposed certified as being in the national interest and not to ask why, despite the serious implication of one nation one election for federal system and in spite of raising concern about the national dominating the local, no regional party leader, no chief minister was taken ऑन बोर्ड। सो जो कमेटी थी उसके पास जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे, जो टर्म ऑफ रेफरेंस थे, बस वो इतने थे कि इसे हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल इंटरेस्ट में। क्यों इम्प्लीमेंट करना है ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया था। और चूंकि इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे, फेडरल सिस्टम में, उसके बावजूद भी ना कोई रीजनल पार्टी लीडर ना कोई चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लिया गया। हालांकि जो कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर थे अधीर रंजन जी, उनको इनवाइट किया गया था एज अ कमेटी मेंबर, लेकिन उन्होंने जो है इसे बायकॉट कर दिया और कहा कि पहले ही जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो इस तरीके से चूज़ किए गए हैं कि ये तो जो कमेटी है पहले ही बायस्ड है, इसमें तो क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि इज़ इट फिजिबल और नॉट, इसमें तो ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर उनकी जो अपोजिशन वाली जिम्मेदारी थी उन्होंने उसको मिस किया है ना। यहाँ पर उनको होना चाहिए था और जो भी इश्यूज़ थे वन नेशन वन इलेक्शन के उसे हाईलाइट करना चाहिए था। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से जो अपोजिशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। पिछली गवर्नमेंट में अपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो जो है इस पर्टिकुलर वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रॉपर डिबेट कर सकता है और प्रॉपरली डिबेट की जा सकती है। और इतना आसान भी नहीं होगा किसके लिए, सरकार के लिए इसे क्या करना, पास कर पाना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों जगह 2/3 मेजॉरिटी की उन्हें ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो अमेंडमेंट है ये फेल होने वाला है। अब बेनिफिट क्या है सरकार जो बता रही है वन नेशन वन इलेक्शन के, वो देख लेते हैं। एक तो गवर्नेंस डिस्ट्रैक्शन यार बहुत ज़्यादा होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं हमेशा, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी लगता है तो कोई नया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया जा सकता। सो डेवलपमेंट प्रोसेस में भी दिक्कत आती है, डेवलपमेंट करने में भी दिक्कत आ रही है, और गवर्नेंस इशू भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऑलमोस्ट आपके सारे जितने भी अधिकारी होते हैं वो इलेक्शन में लग जाते हैं। इंडिया हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है पूरे 5 साल, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इलेक्शंस हो ही रहे हैं। इसके इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, वो आधे वक्त इलेक्शन की कैंपेनिंग में ही लगे रहते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो। तो ऐसे में जो आपका डेवलपमेंट वर्क है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो रहा है। सो इन रीजंस के कारण वन नेशन वन इलेक्शन सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल जो करप्शन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। बार बार इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी यूज़ होता है। सो ये जो पॉलिटिकल करप्शन है उसके कम होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एक ही बार में इलेक्शन होगा, जितना भी पैसा आपको लगाना है एक ही बार में आप लगा सकते हैं। हालांकि ये उतना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट और टाइम दोनों बचेगा यार, है ना। टाइम तो बहुत ज़्यादा बचेगा, हमेशा इलेक्शन ही चलते रहते हैं। न्यूज़ मीडिया में देखो तो बस यही चलता रहता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इंडिया की मीडिया तो बहुत ही बकवास है। सो पूरे समय यही फालतू की न्यूज़ चलती है, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन और डिबेट नहीं हो पा रही है। ऊपर से जो कॉस्ट है इलेक्शन की वो भी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार इलेक्शन कराएंगे तो कॉस्ट
कॉस्ट बार बार बढ़ती चली जाती है और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है उन पर प्रेशर भी आता है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते और इलेक्शन कराने के जो भी पैसे देने होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को भी देने होते हैं। सो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो ये बेनिफिट होगा। सिटीज़न के लिए भी कन्वीनियंस, एक ही बार में दो ख़त्म, 5 साल के लिए झंझट नहीं, बार बार आना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है ना, आने जाने में बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। सो सिटीज़न के लिए शांति से एक ही बार दे करके ख़त्म किया जाए अगले 5 साल तक के लिए। अब इश्यूज़ क्या है वो समझने की ज़रूरत है, इतना आसान नहीं होगा यार वन नेशन वन इलेक्शन। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियर कट कहा है कि लोकसभा सिर्फ 5 साल के लिए रहेगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। अगर मान लीजिए कि सरकार गिर जाती है और मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है तो सरकार जो है तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगी। अब मिड टर्म अगर कोलैप्स हो रहा है तो मान लीजिए 2.5 साल में कोलैप्स हो गया तो 2.5 साल तक क्या प्रेसिडेंट रूल लगा के रखा जाएगा, फिर एक साथ इलेक्शन किए जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी लगती है, उसके बाद आपको ईवीएम खूब सारी लगेगी। सो आपको लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। थर्ड क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फेडरलिज्म कंसर्न, है ना, जो रीजनल पार्टी है उनका से कम हो सकता है, क्योंकि जो नेशनल मुद्दे हैं उसी पर हो सकता है कि चुनाव लड़ लिया जाए। जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, है ना, इंडिया पाकिस्तान का अगर इशू होता है तो उसके थ्रू भी जो लोकल इलेक्शन है उन्हीं मुद्दों पर लड़ सकते हैं और ऐसे में रीजनल पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन इसके काउंटर में ये भी कह सकते हैं कि लोगों को समझ में आता है कि उनकी रीजनल लोकल नीड्स क्या हैं और नेशनल लेवल पर वो कौन सा लीडर चाहते हैं। जैसे कि उड़ीसा में इलेक्शन हुए थे और लोकसभा के इलेक्शन दोनों साथ में हुए थे। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को मैक्सिमम सीट मिली थी और उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ था उसमें जो नवीन पटनायक जी हैं उनकी पार्टी को मैक्सिमम सीट दी गई थी और उनकी सरकार बनाई गई थी। तो लोगों इतना तो समझते हैं कि किसे वोट कहाँ करना चाहिए, उनकी नीड्स वो बहुत अच्छे से जानते हैं। सो ये काउंटर किया जा सकता है इस आर्गूमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटेबिलिटी थ्रू इलेक्शन। एक इलेक्शन ही तो है जो नेताओं को लोगों के करीब बार बार लेकर आता है। सो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए जो नेता हैं उनको लोगों से कनेक्ट करने के लिए इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसेस है। सो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे तो हो सकता है कि अगले 5 साल तक के आपको नेता दिखाई भी ना दे। लेकिन इसके काउंटर में ये भी बोल सकते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे तो 5 साल बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। सो अकाउंटेबिलिटी थ्रू इलेक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो भी बहुत हाई हो जाएगी। आपको ईवीएम परचेस करने पड़ेगी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट परचेस करने पड़ेंगे। सो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी टेस्ट होगी। सो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स हो जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के। सो ये जो प्रपोजल है क्या ये पार्लियामेंट में इजीली पास हो जाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑलरेडी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया नहीं गया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये पास होने वाला है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हम फेडरलिज्म को भी अंडरमाइन कर रहे हैं, रीजनल पार्टी के एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं वीक करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे बार बार क्वेश्चन उठ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें से ये क्लियर होता है कि बहुत मुश्किल है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म करना। आर्टिकल में कहा है कि इसे रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट को आउटराइटली रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।